हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनसीईआरटी क्लासेस बाय राकेश टेम्बरे सर। आज हम देखेंगे बच्चों क्लास 11th मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज 1.3 का जो पार्ट 2 बचा हुआ है ना, कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, उन क्वेश्चन को देखेंगे। आज हम बात करते हैं कि इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 तक की बात किया था। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमारे पास, ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्नलिखित समुच्चयों के भी उप समुच्चय लिखिए, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास, यहाँ देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है हमारे पास। कि क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 4 में निम्नलिखित समुच्चयों के सभी समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए, उप समुच्चय लिखिए। ठीक है बच्चों, तो मुझे बात करनी है इसके फर्स्ट की कि फर्स्ट क्या दिया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट ए, उस कर्ली ब्रैकेट ए। मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया गया कर्ली ब्रैकेट ए में मुझे बताना है कि ये जो हमारे पास एक सेट दिया है ए, है ना, इस ए के उप समुच्चयों की संख्या। तो आपको मैंने बताया था, क्या बताया था, उप समुच्चय लिखना है हमें, है ना। जब उप समुच्चय लिखना है तो इसका देखिए सॉल्व क्या होगा, इसका हल देख लेते हैं हम, हल की बात करते हैं। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि कोई अगर सेट है, अगर मैं कोई सेट है कहता हूँ, अगर मान के चलिए सेट ए है, उसके में एलिमेंट ए है, यानी अगर कोई सेट है उस सेट में अगर हम बात करें, अगर उस सेट में हमको सबसे पहले कितने एलिमेंट दिए गए हैं उनकी बात करनी है, तो वो एलिमेंट, अभी इसमें कितने एलिमेंट है बेटा, 1 एलिमेंट है। तो आपको किसी भी सेट में अगर मैं बात करता हूँ कि उप समुच्चयों की संख्या निकालनी है तो 2 लिख लीजिए, और जितने एलिमेंट है उस पर कर उसकी पावर लिख लीजिए। इसमें कितने एलिमेंट है, 1, तो 2 पावर 1 मतलब 2 ही होगा। तो इसमें उप समुच्चयों की संख्या 2 होने वाली है। अब देखते हैं कि 2 है या नहीं है, तो और उप समुच्चयों की संख्या देखते हैं क्या है। तो भैया हम कह सकते हैं यानी फर्स्ट है इसमें उप समुच्चय क्या क्या हो जाएंगे हमारे पास। सबसे पहले आपको पता है कि जो 5 होता है प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। जो 5 होता है वो प्रत्येक उप समुच्चय का क्या होता है, प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए ए है, तो ये जो ए बचा है हमारे पास, तो हम ए को भी लिख देते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, ए एक उप समुच्चय हो गया। ठीक है बच्चों, तो 5 भी हो गया और ए भी हो गया, तो ये 2 हमारे पास क्या हो गए, उप समुच्चय हो गए। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं सेकंड क्या दिया गया है हमारे पास। अब मैं बात करता हूं सेकंड की, तो सेकंड हम देख लेते हैं सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कहता है ए और बी, है ना, क्या दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में, ए और बी 2 एलिमेंट है किसी सेट में। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसकी बात करते हैं हम, तो क्या हो जाएगा इसका हल में उप समुच्चय देखने हैं, तो उप समुच्चय क्या हो जाएंगे, उप समुच्चय इज इक्वल टू, पहली तो बात सभी को मालूम है कि फाई क्या होता है, सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है, तो 5 हो गया। फिर कॉमा, दूसरा ले लेते हैं, पहला एलिमेंट ए है, ए ले लूंगा, दूसरा एलिमेंट बी है तो बी हो जाएगा, तीसरा एलिमेंट कुछ है क्या, नहीं है, तो अब मैं इन दोनों को मिला करके लूंगा, तो ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, हमने सही लिखेंगे, देख लेते हैं। तो 2 रेज़ टू दी पावर कितने एलिमेंट है, 2 है, तो 2 2 दूनी 4, देख लेते हैं 1 2 3 4, उप समुच्चयों की संख्या भी आ गई। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, है ना। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, तो थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया हमारे पास, 1 2 3, है ना, क्या दिया गया कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3। मुझे उप समुच्चय देखने हैं, तो उप समुच्चय की बात कर लेते हैं। यहाँ पर हल में उप समुच्चय देखते हैं बेटा, तो 1 2 3 है, तो उप समुच्चय सीधे सीधे मैं लिख देता हूँ। पहले तो 5 लिख देते हैं, यहाँ पर 5 हो जाएगा पहला उप समुच्चय, तो 5 हो जाएगा। दूसरे की चर्चा करते हैं हम, तो क्या होगा, दूसरा तो 1 हो जाएगा, तीसरा 2 हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। देखो सभी को 1 1 ले लिए, अब 1 और 2 को लेते हैं। ठीक है, समझिएगा, 1 और 2 को लिए, फिर 1 और 3 को लिए, फिर 1 और 3 को ले लिए। अब क्या हो सकता है, 2 और 1 को नहीं लेंगे क्योंकि 2 1, तो देखो 2 1 1 2 आगे पीछे क्रम में मैंने बता दिया था, ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा 2 3 की, तो 2 3 ले सकते हैं, 2 और 3।
और क्या बच गया 1 2 3, तीनों को साथ मिला करके लिख लेंगे 1 2 3। ठीक है बच्चों, तो देखिए ये जो सेट है इसके उपसमुच्चयों की संख्या, सबसेटों की संख्या देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 हो जाएगी क्योंकि 2⁻3, क्योंकि 3 एलिमेंट है यहाँ पर, 2⁻3 हो जाएगा और 2⁻3 मतलब 8 हो जाएगा और 8 ही यहाँ पर उपसमुच्चय आ गए, मतलब हमने लिखा है वो सही लिखा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं फोर्थ क्या दिया गया है हमारे पास 5। यार 5 दिया गया है, अब 5 है मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, बात समझो, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। जब यहाँ पर 5 गिवन है तो उपसमुच्चयों की संख्या तो 5 का 5 ही होगा। अगर मैं इसका आंसर की बात करूँ, हल की बात करूँ तो 5 का क्या होगा, 5 ही होगा। क्यों 5 होगा, क्योंकि आपको पता है 5 मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, और जब कोई भी एलिमेंट्स नहीं तो फार्मूला बताया था 2⁻m। m क्या है यहाँ पर, बता दो m क्या है यहाँ पर, m है समुच्चयों में एलिमेंट्स की संख्या। ठीक है, तो देखिए m तो यहाँ पर कितने हैं 5 मतलब 0, तो भैया 2⁻ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब 2⁻0 है तो इज इक्वल टू 2⁻0 इज इक्वल टू 1। इतनी बात क्लियर हो गई ना कि 2⁻0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि अगर मैं बात करूं a⁻0 इज इक्वल टू 1 होता है तो 2⁻0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 5 है, कोई एलिमेंट नहीं है, तो आपको मैंने बताया था कि यदि कोई भी सेट है उस सेट के यानी कोई भी सेट हो जाए, वो रिक्त समुच्चय हो जाए, कोई भी होगा, तो उसके मैं ये बात कह सकता हूँ कि जो 5 होता है वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो यहाँ पर भी 5 क्या हो जाएगा, उपसमुच्चय हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई बच्चों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कंप्लीट है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, तो इसको क्लीन कर लेते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए सबसे पहले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, 5 में PA के कितने अवयव है यदि क्या बोलता है A इज इक्वल टू 5 एंड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान समझिएगा। कहता है कि PA के कितने अवयव है यदि A इज इक्वल टू 5। यदि A इज इक्वल टू 5 है तो मुझे बताना है कि PA के कितने एलिमेंट्स है, PA में कितने एलिमेंट्स है। ओके, अब देखते हैं यार, अब इसका हल सीधी सीधे मैं बात करने वाला हूं हल की। अब देखिए हल P, देखो नंबर ऑफ PA, ठीक है, इसकी बात करनी है मुझे, है ना। अब देखिए इज इक्वल टू, हमने पढ़ा है कि 2⁻m इज इक्वल टू 2 की 2 हो जाएगी। अब m, अब यहां बोल रहा है 5 है मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब 0, 2⁻0 एंड 2⁻0 इज इक्वल टू 1। तो मतलब यहां पर नंबर अब जो हमारे पास क्या दिया गया है, एक सेट दिया गया है, इसके नंबर, सेट में एलिमेंट्स के नंबर कितने हैं 1 है, यानी कि संख्या कितनी है एलिमेंट्स की 1 है। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, है ना। क्या कहता है कि निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए, निम्नलिखित को अंतराल रूप में लिखिए। मुझे निम्न को अंतराल रूप में लिखना है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इस पर चर्चा करते हैं हम। तो देखिए यहां पर दिया गया है पहला, मैं बोर्ड पे ही लिख लेते हैं इसको, है ना, फिर समझ में आ जाएगा हमको। क्या दे दिया गया पहले में, कर्ली ब्रैकेट x such that x is belong to R, comma -4 is less than x is less than equal to 6। पहला क्वेश्चन ऐसा गिवन है मेरे पास। अब देखिए क्या कहता है कि मुझे इसको अंतराल रूप में लिखना है। क्या बोला कि x such that x is belong to R है, is belong to R, x such that x is belong to R। ये जो x एलिमेंट देखो, ये किसी सेट का एलिमेंट है x, और x किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल R मतलब रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब देखिए जो x है वो -4 से क्या है, बड़ा है। देखिए -4 इज लेस देन x क्या है, -4 से बड़ा है, और x इज लेस देन इक्वल टू 6, और ये 6 से छोटा है और बराबर है, तो मुझे अंतराल में लिखना है। तो बात समझिए, ये बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूं, उस बातों को आप ध्यान में रखिएगा। इधर मैं बाजू में बता देता हूं। यहां पर देखिए
मान के चलिए मेरे पास नंबर लाइन है, ठीक है बच्चों, ये नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर मेरे पास एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। इसको थोड़ा समझिएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों। अब मैंने कहा एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। अब मैं कहता हूं कि ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है ना, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मेरे पास, अगर मैं बात करूं कि ये पॉइंट अगर इस प्रकार से रिक्त दे दिया मैंने इनको, ये रिक्त है, मतलब ये दोनों पॉइंट ए और बी यहां पर ऐड नहीं है। ए और बी यहां पर ऐड नहीं है। जब ए और बी ऐड नहीं होंगे तब आपको यहां पर स्मॉल ब्रैकेट लगाना है। स्मॉल ब्रैकेट ए कॉमा बी, मतलब ए और बी के बीच की संख्या यहां पर सम्मिलित है इस अंतराल में, बट ए और बी सम्मिलित नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई, ए और बी सम्मिलित नहीं है। लेकिन यही यहां पर बोल देता कि ए तो इस प्रकार से रिक्त दे दिया है, लेकिन बी इस प्रकार से ब्लैक करके दे दिया है। इतनी बात क्लियर हो गई। जब बी ब्लैक हो चुका है, मतलब कि बी यहां पर सम्मिलित है, इस अंतराल में बी सम्मिलित है, तो इसको बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल, है ना, ओपन ए क्लोज बी। ये बात समझ में आ गई। मैं इसको पढ़ के ही बताऊंगा आपको क्या क्या चीजें हैं, अब कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। पहले बात अब थोड़ा सा साधारण तरीके समझ लीजिए कि अगर ए भी रिक्त दिया था, बी भी रिक्त है, तो आपको इस प्रकार से लिखना है छोटे कोष्ठक में ए और बी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं कहता हूं कि ए भी रिक्त है, यानी ए गिवन नहीं है वहां पर और बी गिवन है, लेकिन बी देखो बी गिवन है, तब क्या बोलूंगा ए और बी। तो ए तरफ छोटा कोष्ठक लगा दूंगा और बी तरफ बड़ा कोष्ठक लगा दूंगा। अब मैं कहता हूं कि यदि बी रिक्त हो जाए, यदि बी रिक्त हो जाए लेकिन ए क्या हो जाए, अंदर आ जाए, ए सम्मिलित हो जाए, तो इसको बोलेंगे कैपिटल ब्रैकेट में ए और स्मॉल ब्रैकेट में बी। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए कि यदि मैं कहता हूं कि दोनों ही सम्मिलित है, दोनों ही सम्मिलित है, तब क्या हो जाएगा, ए भी क्लोज इंटरवल में आ जाएगा और बी भी क्लोज इंटरवल में आ जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई। अब ध्यान से समझिएगा आगे। अब मैं कह रहा हूं कि देखिए ए बी पहले ओपन इंटरवल में है, इसको बोलते हैं, देखो ये ओपन इंटरवल है, ये सेमी ओपन इंटरवल है, सेमी क्लोज इंटरवल है और ये क्लोज इंटरवल है। देखिए मैं आपको बता देता हूं क्या क्या हो रहा है। इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल ए बी, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी, सेमी ओपन इंटरवल ए बी, सेमी क्लोज इंटरवल ए बी एंड क्लोज इंटरवल ए बी। इसका मतलब समझिए, अगर इस प्रकार से है, देखना अच्छे से समझना इसको, है ना, यदि इस प्रकार से है तो इसको बोलते हैं खुला अंतराल। अब ये समझो कि ए व बी अंतराल में उपस्थित नहीं है, ये ए व बी उपस्थित नहीं है। इतनी बात क्लियर हो गई। ए और बी उपस्थित नहीं है। लेकिन अगर यहां बात करी जाए इसमें, तो ए उपस्थित नहीं है, ए उपस्थित नहीं है, बट बी उपस्थित है। इतनी बात क्लियर हो गई। ए उपस्थित नहीं है बट बी उपस्थित है, इसमें ए उपस्थित है बट बी उपस्थित नहीं है। इतनी बात क्लियर हो रही है। इसके बाद देखते हैं कि ये देखो ए और बी क्लोज इंटरवल में है, मतलब ए भी उपस्थित है और बी भी उपस्थित है इस अंतराल में। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ आ रहा है ना बच्चों क्या हो रहा है। कि देखो इसको फिर से एक बार पढ़ के बता रहा हूं कि ओपन, हिंदी में बोलेंगे तो खुला अंतराल ए बी, ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो समवर्त विवर्त भी बोला जाता है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, समवर्त और विवर्त भी बोला जाता है। क्यों बता रहा हूं मैं इतना सारा, क्योंकि ये आपको 12th में बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। अगर ये यहां समझ में नहीं आएगा तो आप जब 12th में रोल्स थ्योरम पढ़ेंगे, है ना, रोल्स थ्योरम और मध्यमान थ्योरम, तब आपको यहां समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लैंग्राज का मध्यमान प्रमेय और जो रोले का प्रमेय है वो समझ में नहीं आएगा। उसके बाद वर्धमान हासमान समझ में नहीं आने वाला है आपको, अगर ये कंडीशन नहीं समझ में आती है तो, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने क्या बोला कि ए बी, ये ओपन इंटरवल में ओपन इंटरवल ए बी, यहां पर क्या हो गया, सेमी ओपन इंटरवल ए बी हो गया, फिर यहां पर सेमी क्लोज इंटरवल ए बी हो गया और यहां क्लोज इंटरवल ए बी हो गया। इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसका मतलब समझ में आया कि कब कौन से ऐड हो रहे हैं, तो वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मैं बोल रहा हूं कि पहला वाला जो मेरा क्वेश्चन है कि x सच दैट x इज बिलोंग टू r -4 इज लेस देन x इज लेस देन इक्वल टू 6। कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर मैं एक नंबर लाइन लेता हूं, ध्यान से समझिएगा, यहां पर इतना सारा लिखते नहीं, बस समझना है। यहां पर एक नंबर लाइन ले लिए, ये नंबर लाइन है, यहां पर मैंने कहा कि बेटा ये -3 हो गया, ये -4 हो, सॉरी ये -4 हो गया, ये -3 हो गया, -2 हो गया, ये -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7
ये -5 -6। ठीक है बच्चों, अब देखिए अब क्या करना है हमको यहां पर कि देखो x बिलोंग कहां कर रहा है, कैपिटल आर में, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है, और ये x बोलता है -4 इज लेस देन, -4 इज लेस देन, इस ऋण 4 से कैसा है, बड़ा है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये ऋण 4 यहां सम्मिलित नहीं होगा, ऋण 4 यहां सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन ये बोला ये x जो है ये 6 से छोटा है और बराबर भी है, 6 से छोटा भी है और बराबर भी है, मतलब ये 6 इंक्लूड हो जाएगा यहाँ पर। जब 6 इंक्लूड हो जाएगा, देखो बात समझना अच्छे से, देखो ये 4 तो जुड़ यहाँ नहीं हो रहा है, लेकिन 4 से बड़ी संख्या आ रही है यहाँ पर 6। देखो ये जो 6 है ये जो 6 है ये आ रहा है, और 6 से छोटी संख्या भी आ रही है। मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि यहाँ पर इस अंतराल के रूप में इनको लिखेंगे, तो मैं इसको कह सकता हूं अंतराल में, तो ओपन इंटरवल -4 इस क्लोज इंटरवल 6 होगा कि नहीं, यही तो होगा। देखो -4 यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया गया, लेकिन 6 इंक्लूड किया गया है। इतनी बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना, पहला क्वेश्चन। इसी प्रकार से अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, तो सेकंड क्या कहता है बेटा, सेकंड कहता है कि x such that x is belong to, देखिए x such that x is belong to कैपिटल R, -12 is less than x, -12 is less than x is less than कितना हो जाएगा, -10। सही है ना, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन मेरे पास गिवन है। अब देखिए इसके अगर हल की बात करें हम, इसके अगर हल की बात करें तो देखिए x is such that x is belong to R, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं कहता हूं कि x क्या है, ये ऋण 12 से बड़ा है, और ये ऋण 10 से कैसा है, छोटा है। तो भैया यहां पर तो बात करनी पड़ेगी ना मुझे। तो ये देखो छोटा है बड़ा है, बात किया गया, यहाँ इक्वल वाली का मतलब आई नहीं, जब नहीं आई तो ओपन इंटरवल लग जाएगा -12 और ये -10। इतनी बात समझ में आ गई, क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा क्योंकि ये दोनों यहां पर नहीं है। ये देखो ऋण 12 से बड़ा हो रहा है, लेकिन ऋण 10 से छोटा हो रहा है, मतलब यहां पर एक ही ऐसी संख्या हो, एक नहीं, रियल नंबर तो बहुत सी हो सकती है, बट अभी मैं अगर नेचुरल नंबर लिख के चलूँ तो यहां पर एक ऋण 11 जो होगा, -11 होगा, एक ऐसी ही संख्या हो सकती है। बाकी -12 और -10 तो आएगा नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है बच्चों, देखते हैं आगे। देखिए 2 क्वेश्चन हो गए, देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड ही देख लेते हैं इसको। क्या कहता है थर्ड में, x is such that x is belong to R, 0 is less than equal to x is less than 7। ठीक है बच्चों, क्या कहा इसमें कि x is such that x is belong to R, 0 is less than x is less than 7। अब बात समझना है हमको कि ये जब ये टर्म दी गई है तो इसको कैसे आप हल करेंगे, इसको आप अंतराल के रूप में कैसे लिखेंगे। तो इसका आंसर होगा बेटा, देखिए इज लेस देन इक्वल टू मतलब 0 यहां सम्मिलित है, तो इस क्लोज इंटरवल 0। ठीक है, और ये 7 आएगा ओपन इंटरवल में, क्योंकि ये 7 से छोटी है x, बट 7 नहीं है। ये क्लियर हो गया। देखते हैं इसका फोर्थ क्या है हमारे पास। कहता है कि x is such that x is belong to R, 3 is less than equal to x is less than equal to 4। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, क्लोज इंटरवल, देखो लेस देन इक्वल है तो क्लोज इंटरवल 3, और ये लेस देन इक्वल टू है तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ क्लोज इंटरवल बंद हो जाएगा। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन बंद कर देंगे हम। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया है ना, हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को सब आप नोट करते चलिए, और जो भी नए जुड़े होंगे बेटा सब्सक्राइब कर ले चैनल को। देखते हैं 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए, है ना। जो निम्नलिखित अंतराल दिए गए हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित अंतराल को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए।
अब बात समझिए कि हमको निम्नलिखित जो अंतराल दिए गए हैं उनको समुच्चय रूप में लिखना है। अभी देखो, अभी दिया गया था समुच्चय निर्माण रूप दिया गया था, उसको हमने किस रूप में लिखे थे? अंतराल रूप में लिखे थे। अब अंतराल रूप दिया गया है, उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है हमारे पास? फर्स्ट ओपन इंटरवल -3 0, ये है ओपन इंटरवल -3 0 है। अब इसका अगर हम हल की बात करें तो देखिए क्या हो जाएगा, x such that x is belong to R, ये तो लिखना ही लिखना है क्योंकि यहाँ पर x क्या है? एलिमेंट है। x बिलोंग कहाँ कर रहा है? कैपिटल R में, रियल नंबर में बिलोंग कर रहा है। कॉमा लगा दो, ठीक है, कहाँ से? -3। अब ये ओपन इंटरवल है तो ओनली लेस देन लगेगा, अगर क्लोज इंटरवल होता तो लेस देन इक्वल टू लग जाता। ठीक है, x हो जाएगा इज लेस देन 0। समझ में आ गया पहला। दूसरे की बात करते हैं हम, क्या दिया गया है? 6 12 गिवन है। ठीक है, तो हल देखते हैं इसका, क्या हो जाएगा? x सच दैट x इज बिलोंग टू R, ये तो लिखना ही लिखना है हमको। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पर क्लोज इंटरवल में गिवन है तो हो जाएगा 6 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 12। इतनी बात समझ में आ गई? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नहीं है कठिन, सरल है। देखते हैं थर्ड क्या दिया गया है? इज ओपन इंटरवल 6 इज क्लोज इंटरवल 12, मतलब क्या हो गया? सेमी ओपन इंटरवल वाली कंडीशन आ गई यहाँ पर। अब सेमी ओपन इंटरवल वाली कंडीशन आ गई है तो इसका जो हल होगा वो क्या होगा बेटा? x इज सच दैट x इज बिलोंग टू R। ठीक है, और क्या हो जाएगा? 6 इज लेस देन x इज इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12। ये भी कंडीशन समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए फोर्थ क्या कहता है बेटा? यहाँ पर कहता है -23, है ना, क्लोज इंटरवल -23 इज 5 ओपन इंटरवल। ठीक है, 5 ओपन इंटरवल में गिवन है। देखते हैं इसका हल। इसका हल क्या होगा? तो देखिए इसके हल में हम लिखेंगे x इज सच दैट x इज बिलोंग टू कैपिटल R, कॉमा, अब कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -23 इज लेस देन इक्वल टू, क्योंकि क्लोज इंटरवल में गिवन है, x इज लेस देन 5। ठीक है बच्चों, तो इसमें भी 4 दिए गए थे क्वेश्चन नंबर 6 में, सॉरी 7 में 4 क्वेश्चन थे, तो चारों को हमने देख लिया, अंतराल में दिए गए थे, हमने इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख लिया है। आपको समझ में भी आ गया होगा ये क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? निम्नलिखित, इसको तो मैं बोर्ड में नहीं लिखूंगा, आप अपनी बुक से देख लीजिएगा, मैं सीधे इसका आंसर बताने की कोशिश करता हूं। क्या है? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा, क्या कहता है क्वेश्चन में? ये एनसीईआरटी बुक है बच्चों, देख लीजिए, एनसीईआरटी बुक है, आप, मैं इसी से आपको हल बता रहा हूं, आप देखते रहिए। निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? पहला क्या कहता है? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरा कहता है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए आप कौन सा सार्वत्रिक समुच्चय प्रस्तावित करेंगे? मतलब हमारे पास कुछ समुच्चय दिए गए हैं, इनके लिए सार्वत्रिक समुच्चय लिखना है। अब देखते हैं इसके दोनों क्वेश्चन में, देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, कहता है समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। इतनी बात क्लियर हो गई। अब दूसरा कहता है बेटा, इसका दूसरा क्या कहता है? समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय, समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या कहता हूं कि मेरे पास 2 दे दिए गए हैं, अब मुझे बताना है पहले और दूसरे का, दोनों के लिए क्या बताना है? सार्वत्रिक समुच्चय बताना है। अब सार्वत्रिक समुच्चय कैसा होगा उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्या दे बोलता है? समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, और दूसरा बोलता है समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। पहले की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन कहा है कि समकोण त्रिभुजों का समुच्चय। अरे तो समकोण त्रिभुजों का जो समुच्चय है उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? आंसर देखो, पहले का आंसर बता रहा हूं मैं आपको। पहले का जो आंसर होगा बेटा x सच दैट x, क्या होगा? x सच दैट x समतल में त्रिभुज, सीधी सी बात है यार, समतल में जो त्रिभुज होगा वो यूनिवर्सल सेट होगा। किसके लिए होगा? समकोण त्रिभुज के लिए। बात समझ में आ गई? समकोण त्रिभुज के लिए होगा। दूसरी बात हम बात करते हैं, दूसरे के लिए क्या है? समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। इसके लिए भी क्या होगा? x सच दैट x समतल में त्रिभुज।
क्लियर हो रही है बात? मैं क्या कह रहा हूं कि मेरे पास पहला क्या बोला उसने, समकोण त्रिभुजों का समुच्चय, दूसरा उसने बोला कि समद्विबाहु त्रिभुजों का समुच्चय। अरे दोनों त्रिभुज ही तो है, और दोनों त्रिभुज की बात करूंगा मैं तो ये दोनों, पहले की बात कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो यहां पर क्या क्या होगा, समकोण त्रिभुज भी होगा, साथ में क्या होगा, न्यूनकोण त्रिभुज भी होगा, फिर अधिकोण त्रिभुज भी होगा, समद्विबाहु, समबाहु, विषमबाहु, सभी त्रिभुजों के अगर मैं इकट्ठा करूं, सभी की बात करूं तो एक त्रिभुज ही तो होता है, और वो समतल में हो सकता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि x सच दैट x समतल में त्रिभुज, और यहां पर भी कहूंगा x सच दैट x समतल में त्रिभुज। तो दोनों के लिए एक ही बात हो रही है कि दोनों के लिए एक ही आंसर आ रहा है, x सच दैट x समतल में त्रिभुज या त्रिभुजों का समूह। क्लियर बात हो गई? क्वेश्चन नंबर आपको 8 भी क्लियर हो चुका होगा। आपको सिंपल सा क्या करना था कि यहां पर दिया गया है कि मैं ये बता रहा हूं कि मतलब समकोण त्रिभुजों का समुच्चय दिया गया था, पहली बात हो गई समकोण त्रिभुजों का। अब मुझे समकोण त्रिभुजों के समुच्चय के लिए यूनिवर्सल सेट की बात करनी थी। यूनिवर्सल सेट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होता है जिसमें क्या होता है कि दिए गए जो सेट होते हैं वो पूरे के पूरे इंक्लूड हो जाए, संपूर्ण की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बात कर दिया कि समतल में त्रिभुज बोल दिया, तो दोनों के लिए तो क्लियर ही हो रहा है, और यही आंसर दोनों के लिए होगा, ठीक है बच्चों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है हमारे पास। क्या कहता है कि समुच्चय A इज इक्वल टू 135, B इज इक्वल टू 246 एंड 3 इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 प्रदत्त है, ठीक है बच्चों। इन तीनों समुच्चय A, B, C के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं। अब सार्वत्रिक समुच्चय लिए जा सकते हैं, इसकी बात करनी है, ठीक है बच्चों। तो सार्वत्रिक समुच्चय की बात करता हूं तो पहले मैं आपको बता देता हूं क्या क्या दिया गया है। देख लीजिए, एक सेट है मेरे पास, इसको हम क्लीन कर लेते हैं पहले, ठीक है। इतना आप साथ ही साथ इसको लिखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे पास गिवन है A इज इक्वल टू, मैं इसका सीधे सॉल्व बता रहा हूं आपको, हल दिया है A इज इक्वल टू 135 एंड B इज इक्वल टू, बेटा गिवन है हमारे पास B इज इक्वल टू 246 एंड C इज इक्वल टू गिवन है 0, 2, 4, 6, 8। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए इसके पास यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प बता देता हूं मैं आपको क्या है, पहला वाला वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। दूसरा जो है वो 5 है। तीसरा जो है वो आपका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 है। और अगर नेक्स्ट की बात करें हम तो फोर्थ वाला जो गिवन है हमारे पास वो बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास दिए गए हैं इसके ऑप्शन भी। हमारे पास 3 सेट दिए गए हैं। एक सेट ए है, ए इज इक्वल टू 135 एंड बी इज इक्वल टू 246 एंड सी इज इक्वल टू 0, फिर क्या है 2, 4, 6, 8। अब मुझे क्या कहता है कि अगर मैं 3 सेट को देखूं तो इनका मुझे यहां से देखकर यूनिवर्सल सेट बताना है। समझ में आ गया? सार्वत्रिक समुच्चय बताना है, यूनिवर्सल सेट बताना है। तो यहां से यूनिवर्सल सेट होगा क्या? तो मैंने डेफिनेशन बताया था, आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी है। पहले आपको कोई भी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखनी चाहिए। अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखते हैं तो आपसे सीधी सी बात है कि एक्सरसाइज समझ में आएगी और बनेगी भी, क्योंकि एक्सरसाइज में मैं उतना आपको बताऊंगा डीप में, लेकिन इंट्रोडक्शन देखना बहुत जरूरी है। अगर इंट्रोडक्शन देख लेते हैं तो लगभग आपका 70 से 80% एक्सरसाइज वहीं पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर डाउट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो देखिए पहली बात, अब मुझे बताना है कि ये तीनों यूनिवर्सल बताना है। यूनिवर्सल बताना है, यूनिवर्सल का मतलब होता है कि ये जो तीनों सेट है, इन तीनों सेटों के ईच एलिमेंट यहां पर दिए गए किसी भी सेट से बिलोंग करने चाहिए, तब होगा यूनिवर्सल सेट, अन्यथा नहीं होगा। पहला देख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। हाँ ठीक है, बट यहाँ पर 8 है, 8 नहीं है, पहला तो हो नहीं सकता। बात समझ में आ गई। दूसरा देखो 5 तो हो ही नहीं सकता। तीसरा देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके 10 तक है, 9 भी है, बट यहाँ तो देखो 1, 1, 3, 5 भी आ गया, 2, 4, 6 भी आ गया, 0, 2, 4, 6, 8 भी आ गया, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। देखते हैं लास्ट है क्या, तो 1, 2, 3, 0 है नहीं, बात खत्म, पहले काम खत्म हो गया इसका, ये यूनिवर्सल सेट नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा हुआ बेटा? ये वाला हो गया, तीसरा वाला। तो तीसरा वाला इसका आंसर होगा।
ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ सभी को वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आ रही होगी। तो आप इस प्रकार से पूरी मैथ्स पढ़ने के लिए, अभी तो हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ है, अभी आपको यहाँ धीरे धीरे कक्षा 11वीं की अभी मैं क्लियर कर रहा हूँ मैथ्स, उसके साथ साथ 12वीं, फिर 9वीं और 10वीं भी इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर फिजिक्स की भी वीडियो मिलेगी और आपको MP बोर्ड से संबंधित जितनी भी जानकारी आती है, अपडेट आती है, वे सभी की वीडियो इस चैनल पर मिलने वाली है। इसलिए अगर आपको ये सब चीज़ें पता करनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जुड़े रहे इस चैनल के साथ और ध्यान से देखते रहे, पढ़ते रहे, जिससे आप अपने जीवन में आप कहना चाहिए कि आप परीक्षा जो दे रहे हैं उसमें सफलता होंगे। थैंक यू।